नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आज हम एकत्रित हुए हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल की रणनीति या स्ट्रेटजी पर चर्चा करने के लिए, जिसका नोटिफिकेशन कल अर्थात 23 जून को जारी किया गया। ठीक, बाकी सारी चीजें आपको पता है, कब से फॉर्म भरना चालू होना है, क्या एग्जाम डेट है, कितनी फीस रखी गई है, क्या एज क्राइटेरिया है, कितनी पोस्ट हैं, लगभग 7,000 के आसपास कुल पद हैं इस भर्ती में। ठीक, हमें उस पर चर्चा नहीं करनी है, हमें बात करनी है डायरेक्ट कि परीक्षा की प्रणाली या पैटर्न क्या है। फिजिकल के नंबर भी जुड़ने हैं, यदि फिजिकल के नंबर जुड़ने हैं तो दौड़ के कितने नंबर जुड़ने हैं, लंबी कूद गोला फेंक के कितने नंबर जुड़ने हैं, इन सभी बिंदुओं पर हमें चर्चा करनी है। जो पहला प्रश्न पत्र होगा उसमें किन किन विषयों से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे और क्या बेस्ट स्ट्रेटेजी होगी आपके लिए, ताकि आप अपना सिलेक्शन इस एग्जाम में सुनिश्चित कर पाए। सबसे पहली बात, 12 अगस्त 2023 से एग्जाम शुरू है, तो जिनका एग्जाम शुरुआती दिनों में है उनको 45 से 50 दिन के आसपास तैयारी करने को मिल रहे हैं, लगभग 1.5 महीने हम कह सकते हैं। ठीक, अब विद्यार्थी समान स्तर पर नहीं है, हम विद्यार्थियों को 2-3 स्तरों में बांट कर देख सकते हैं। ठीक, ताकि उनके हिसाब से हम रणनीति बना पाएंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि परीक्षा की योजना क्या रखी गई है। अब हम सभी जानते हैं कि 2 चरण में एग्जाम होना है। पहले आपके लिखित परीक्षा होगी, फिर फिजिकल होगा। तो इसकी चर्चा हम कर लेते हैं। जो पहला चरण होगा आपकी परीक्षा का, वो 2 घंटे का होगा और 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक, अधिकतम 100 अंक के होंगे और एक प्रश्न का आपको 1 नंबर मिलना है और सही उत्तर के लिए आपको 1 नंबर मिलना है, लेकिन माइनस मार्किंग नहीं है। यदि आप प्रश्न को गलत भी टिक करते हैं या प्रश्न को छोड़ते हैं तो उनके नंबर आपके सही प्रश्नों के नंबरों से नहीं काटे जाएंगे, माइनस मार्किंग नहीं है, सीधी सी बात है। ठीक, तो अब जो आपका पहला चरण होना है परीक्षा का, जिसमें 100 प्रश्नों को पूछा जाना है, उनके विषय कौन कौन से हैं। तो दोस्तों, कुल 4 विषयों से प्रश्न पूछे जाने हैं। आपसे जनरल नॉलेज या जीके पूछा जाएगा, आपसे रीजनिंग, मैथ्स और साइंस, इन 4 विषयों से आपसे प्रश्न पूछे जाने हैं और कुल 100 प्रश्न पूछे जाने हैं। किस प्रकार से? 40 प्रश्न होंगे आपके सामान्य ज्ञान से, 30 प्रश्न होंगे आपके रीजनिंग, जिसे हम कहते हैं बौद्धिक क्षमता या मानसिक अभिरुचि, फिर 30 प्रश्न होंगे विज्ञान से और सरल अंक गणित से। तो दोस्तों, सरल अंक गणित में कई बार आपसे एडवांस मैथ भी पूछ ली जाती है, तो बेसिक से फॉर्मूले आपको अपने नॉलेज में रखने होंगे, क्योंकि यदि फॉर्मूला बेस्ड कोई प्रश्न आता है तब वह आप पर गलत ना हो, क्योंकि फॉर्मूले बेस्ड प्रश्न में सिर्फ आपको वैल्यू पुट करनी है, बाकी फिर सारी चीजें सरल अंक गणित की बन जाती हैं, फिर आपको सिर्फ उसे सॉल्व करना होगा। ठीक, तो इन 4 विषयों से प्रश्न आने हैं। यदि हम इनको कैटेगराइज करें तो साइंस तो हम सभी जानते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, थोड़ा बहुत एनवायरनमेंट, पॉल्यूशन वगैरह, इनसे प्रश्न बनने हैं। और यदि हम जनरल नॉलेज की बात करें तो इसको हम 3 भागों में कैटेगराइज कर सकते हैं। एक मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान, दूसरा इंडिया लेवल का या इंटरनेशनल, जैसे कि वर्ल्ड ज्योग्राफी की यदि हम बात करें तो उसे अक्सर विद्यार्थी बोल देते हैं देश और दुनिया का सामान्य ज्ञान पूछा जाना है, तो एक उस प्रकार का सामान्य ज्ञान। और फिर तीसरा पार्ट होगा करंट अफेयर। आपको एक चीज अपने दिमाग में बैठा लेनी है, आपके पास समय सिर्फ 45 दिन का है। ठीक, तो जनरल नॉलेज को हम इन भागों में बांट कर देख सकते हैं। रीजनिंग, मैथ्स और साइंस वही सब है जो सारे एग्जाम्स में पूछी जाती है, तो हम सभी जानते हैं। अब यह सिलेबस है जिससे 100 प्रश्न बनने हैं। तो अब विद्यार्थी कैसे होंगे, हमें बात करनी है स्ट्रेटेजी पर कि क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्योंकि 90% ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनको अपनी स्ट्रेटेजी ना बनाने की आवश्यकता है, बस उनको ध्यान रखना है जिस तरीके से उनकी चीजें चलती आ रही थी उनको उसी डायरेक्शन में काम करते रहना है, बस अपनी कमियों को पहचानना है और उनको दूर करना है। क्योंकि विद्यार्थियों को यदि हम वर्गीकृत करें तो हम 3 भागों में विद्यार्थियों को बांट कर देख सकते हैं। एक भाग ऐसे विद्यार्थियों का है जो पिछले काफी दिनों से तैयारी कर रहे हैं, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 6 महीने लगातार तैयारी में बने हुए हैं, जिन्होंने आबकारी या एक्साइज कांस्टेबल का एग्जाम दिया था, पटवारी के एग्जाम की तैयारी की, जो फॉरेस्ट गार्ड या जेल प्रहरी का एग्जाम था वो भी दिया, अलग से उन्होंने असिस्टेंट जेल सुप्रिटेंडेंट का एग्जाम भी दिया था।
तो कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने इन सभी एग्जाम्स की ऑलरेडी तैयारी की हुई है, ठीक। और कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने इन एग्जाम की तैयारी नहीं की, जो पहली बार इस एग्जाम को देने वाले हैं। और कुछ विद्यार्थी ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने ऊपर के सारे एग्जाम्स बिना तैयारी के ही दिए होंगे। तो इन दोनों को हम एक ही कैटेगरी में रख सकते हैं, जिन्होंने इस एग्जाम को जो पहली बार देने वाले हैं, एक वो अभ्यर्थी और वे अभ्यर्थी जिन्होंने बिना तैयारी के आज तक एग्जाम दिए। तो स्ट्रेटेजी की आवश्यकता इन विद्यार्थियों को है जिन्होंने अभी इससे पहले कभी सीरियसली तैयारी नहीं करी, जो लगातार एग्जाम देते आ रहे हैं और तैयारी करके एग्जाम देते आ रहे हैं। उन्हें किसी भी विशेष रणनीति की आवश्यकता नहीं है और वे जिस तरीके से तैयारी करते आ रहे हैं उन्हें उसी तरीके से तैयारी को जारी रखना है, मार्ग से भटकना नहीं है, नहीं तो एग्जाम में फिर नुकसान हो सकता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? काफी सारे एग्जाम इस वर्ष हुए हैं और 80 से 90% अभ्यर्थी ऐसे हैं जो पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म भरेंगे, जो लगातार तैयारी में बने हुए हैं। तो उनको बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना है। जिस प्रकार से सब्जेक्ट्स को पढ़ते जा रहे थे, प्रैक्टिस करते जा रहे थे, उसी प्रकार से करना है। और बाकी जो पिछले एग्जाम्स उन्होंने दिए, उनका अवलोकन करना है किस टॉपिक में उनको दिक्कत गई, या फिर अलग अलग जब वो टेस्ट देते होंगे तो जो टॉपिक्स उनके कमजोर होंगे उन्हें उन टॉपिक्स पर ज्यादा काम करने की आवश्यकता है, ना कि फिर से पूरी स्ट्रेटेजी बनाएं और अपना फिर टाइम खराब करें सारी चीजों में। पूरा कोर्स करने की भी आवश्यकता नहीं है। यदि आपको लगता है आपकी मैथ्स के पर्टिकुलर टॉपिक्स बढ़िया है, आपको इन कुछ टॉपिक्स में दिक्कत जा रही है बार बार, और फिर जब आप एग्जाम देने गए आपको लगता है मेरा ये वाला सेक्शन वीक है, फिर चाहे वह किसी भी सब्जेक्ट का हो, आपको उस पर फोकस करना है। ये बात तो हुई उन अभ्यर्थियों की जो लगातार तैयारी में बने हुए हैं और वो बढ़िया तरीके से मेरी बात को कनेक्ट भी कर पा रहे होंगे, क्योंकि लगभग सब्जेक्ट वही है। पटवारी में 8 सब्जेक्ट थे, उसमें जीके, मैथ्स, रीजनिंग भी शामिल था, साइंस भी शामिल थी। तो जिन्होंने पटवारी की तैयारी की होगी उनको अब 4 सब्जेक्ट को छोड़कर जो सब्जेक्ट पुलिस कांस्टेबल में पूछे जाने हैं उनकी तैयारी पर फोकस करना है। और फिर यह ऑब्जर्व करना है कि टेस्ट देते समय या फिर जो 3-4 एग्जाम की हमने चर्चा करी, उन एग्जाम को देते समय उनसे ऐसी क्या गलती हो गई कि उनके मार्क्स कम हुए, उन कमियों को उनको दूर करना है और फिर एग्जाम को देने चले जाना है, क्योंकि बाकी सारी चीजें पहले से प्रिपेयर थी। और इन 45 दिनों में मुझे पूरा विश्वास है व्यक्ति या विद्यार्थी अपनी कमियों पर काम करके उनको बड़ी ही आसानी से दूर कर पाएगा। जमाने भर की स्ट्रेटेजी बनाएंगे, दिमाग पर लोड देंगे, इससे दिमाग पर प्रेशर आएगा और तैयारी उतने बढ़िया तरीके से नहीं हो पाएगी। तो आपको फोकस करना है जिस तरीके से तैयारी चल रही थी। आप जनरल नॉलेज जो सबसे बड़ा टॉपिक माना जाता है, कहाँ से पढ़ें, बहुत विशाल है। मध्य प्रदेश का जनरल नॉलेज, फिर पूरी दुनिया का, इंडिया का, और फिर करंट अफेयर, इतनी सारी चीजें हैं, कहाँ से पढ़ें। बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है। जिस तरीके से आप पढ़ रहे थे बस रिवीजन करते चले उन सारी चीजों का, और हो सके तो कुछ करंट अफेयर के टॉपिक्स आप देख लें, यदि पूछा जाता है तो दो एक दो क्वेश्चन होंगे, उनका आपको लोड नहीं लेना है। ठीक, ये बात हो गई। फिर बाकी उन अभ्यर्थियों के लिए जिन्होंने अभी तैयारी चालू करी है, अब उनके साथ 2 कंडीशंस आने वाली हैं। कैसी 2 कंडीशंस? एग्जाम शुरू होगा लगभग 45 दिन बाद और चलेगा लगभग 1 महीने। तो यदि उनका एग्जाम आखिरी के दिनों में होता है तो उनका समय हो जाएगा 2.5 महीने का। और जिन अभ्यर्थियों का एग्जाम शुरुआती दिनों में फंसता है उनके पास समय रहेगा 1.5 महीने का। एवरेज 2 महीने मिलने वाले हैं उन अभ्यर्थियों को जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं। तो उन्हें स्ट्रेटेजी बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि उन्हें सारे टॉपिक्स फिर से कवर करने हैं। फिर से इन द सेंस उनको शुरुआत से सारे कवर करने हैं, उनने इससे पहले चीजों को नहीं पढ़ा। तो वो किस तरीके से पढ़ेंगे, समय इतना है नहीं। तो उनके लिए हम चर्चा कर लेते हैं ऐसे विद्यार्थी जो पहली बार इन एग्जाम्स को देने जा रहे हैं। ठीक, तो हमने सामान्य ज्ञान को 3 भागों में बांटा था, एमपी जीके, इंडिया या वर्ल्ड लेवल का, और करंट अफेयर। तो मध्य प्रदेश जीके के लिए आप किसी भी 1 लाइनर फैक्ट वाली एमपी जीके की पुस्तक को रेफर कर सकते हैं, फिर चाहे वह महावीर की हो, पुणेकर की हो, या कोई दूसरी पुस्तक हो, आप उसे कवर कर सकते हैं, ताकि कम समय में आप एक ऊपर ऊपर का नॉलेज मध्य प्रदेश के बारे में एकत्रित कर पाए। फिर आती है इंडियन जनरल नॉलेज की बात, है ना। इसे आप ल्यूसेंट से कवर कर सकते हैं, लेकिन ल्यूसेंट अपने आप में इतनी बड़ी बुक है कि आप आने वाले 45 दिन में यदि ल्यूसेंट को अधिक समय देंगे तब भी आप बढ़िया तरीके से उसे याद कर पाए। इस बात की पूरी संभावना नहीं होती जब आपके पास 3 सब्जेक्ट और पढ़ने को हो। तो आप ल्यूसेंट को ऊपर ऊपर से पढ़ें, ल्यूसेंट की जो टेबल्स हैं उन्हें आप बढ़िया तरीके से याद करने का प्रयास करें।
मिसलेनियस को बढ़िया तरीके से पढ़ें। स्पोर्ट्स वाला सेक्शन आप देख लें। आपको ध्यान रखना है ल्यूसेंट में आपको टेबल को इग्नोर नहीं करना है, टेबल से सीधे प्रश्न बनते हैं। तो ल्यूसेंट आप जब पढ़ेंगे आपको सरसरी निगाहों से उसको पढ़ना है, प्लस आपको जो ल्यूसेंट में टेबल्स दी हुई हैं उनको याद करने का प्रयास करना है, क्योंकि वह टेबल से संबंधित टॉपिक का पूरा निचोड़ होती हैं। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण तथ्य उन टेबल्स में ही दिए होते हैं। तो आप उन टेबल्स को पढ़ें, साथ ही साथ मिसलेनियस पूरा आप ल्यूसेंट का पढ़ लें। पॉलिटी जो पढ़ने में और याद करने में आसान होती है, आप पॉलिटी को पूरा पढ़ रहे हैं। 1-2 प्रश्न हर एग्जाम में पॉलिटी से पूछे ही जाते हैं, 3-4 भी हो सकती है ऐसे प्रश्नों की संख्या। तो ल्यूसेंट पढ़ते समय आप पॉलिटी को जरूर ध्यान दें। फिर बारी आती है करंट अफेयर की, कि सर करंट अफेयर कहाँ से पढ़ें। यदि आपको लगता है पढ़ना है और पढ़ना आप चाहते हैं तो ही आप करंट अफेयर पढ़ें। कहाँ से पढ़ेंगे? मध्य प्रदेश करंट अफेयर के लिए आप तथ्यवाण का सहारा ले सकते हैं, और इंडिया के करंट अफेयर के लिए आप स्पीडी बुक को फॉलो कर सकते हैं। अब स्पीडी बहुत बड़ी पुस्तक है, पूरी आपको नहीं पढ़नी है। शुरुआत के 60-70 जो पेजेस होती हैं जिसमें टेबल्स बनी होती हैं, उन 60-70 पेज भी आपको पूरे नहीं पढ़ने। उनमें से भी आपको सिलेक्ट करना है, जैसे कि जो पहला पेज जिसमें पदाधिकारियों के बारे में दिया हुआ रहता है, सैन्य अभ्यास होते हैं, जो महत्वपूर्ण खेल हुए हैं, फीफा, आईपीएल, वर्ल्ड कप, और जो वैश्विक स्तर पर जो प्रतियोगिताएं हुई हैं खेल से संबंधित, आपको वो सारी चीजें पढ़नी है। सारे 60 पेज भी नहीं पढ़ने, वो भी बहुत ज्यादा होता है। तो इस प्रकार से आपको या उन विद्यार्थियों को जो पहली बार पढ़ रहे हैं तैयारी करनी है जनरल नॉलेज की। फिर बारी आती है रीजनिंग की और मैथ्स की। तो इसमें भी कंडीशंस अलग अलग बनती हैं। कुछ अभ्यर्थी ऐसे होंगे जिनको इनसे डर लगता है, और कुछ अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो इनमें सहजता अनुभव करते हैं। जो इनमें सहज है उनके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जिन विद्यार्थियों को मैथ और रीजनिंग से डर लगता है या उन्हें नहीं आती बढ़िया तरीके से, तो उन्हें पहले बेसिक क्वेश्चंस को कवर करना होगा, ताकि वे विद्यार्थी उन प्रश्नों को गलत ना करें जो जो प्रश्न लगभग सभी विद्यार्थी सही करके आने वाले हैं। जो बेसिक से प्रश्न आते हैं, फॉर्मूला बेस्ड प्रश्न आते हैं, फोकस करना होगा नए विद्यार्थियों को कि उन्हें गलत ना करें। अब सोर्स क्या फॉलो करें मैथ रीजनिंग के लिए? आप किसी भी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, सारे कोर्स लगभग एक जैसे होते हैं। या यूट्यूब पर भी आप सर्च करेंगे तो आपको मैथ रीजनिंग के कोर्स मिल जाएंगे, बेसिक लेवल वाले। आप उन्हें कवर करें, और फिर जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता जाए, तैयारी करते समय 45-50 दिनों में जो भी आपके लिए मिलता है आपके एग्जाम की शेड्यूलिंग के हिसाब से, तो उस हिसाब से आप अपना लेवल बढ़ाते जाएं। फिर बात आती है साइंस की। तो साइंस दोस्तों आप ल्यूसेंट से ही कवर करें, आपके पास समय कम है। तो एमपीजी के लिए वन लाइनर फैक्ट आप देखें, इंडिया लेवल का जो जीके है उसको ल्यूसेंट, और साइंस अलग से आनी है दोस्तों, तो साइंस ल्यूसेंट में ही दी हुई होती है। साइंस का अलग से पोर्शन होता है, 80-90 पेज का पोर्शन होगा, आप उसको बढ़िया तरीके से पढ़ लें। ठीक, उसमें भी टेबल्स पे आपको ज्यादा फोकस करना है। जो आविष्कारक हैं, जो टेबल्स हैं, उनको आपको बढ़िया तरीके से पढ़ना है। फिर और दोस्तों एक चीज और है, जो नए अभ्यर्थी हैं उनमें भी अलग अलग वैरायटी, कुछ को अलग अलग वैरायटी नहीं, अलग अलग प्रकार के अभ्यर्थी हैं। कुछ को मैथ रीजनिंग से डर लगता है, कुछ को मैथ रीजनिंग से डर नहीं लगता, और कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने अभी 12th कंप्लीट की होगी, 1-2 साल हुए होंगे और साइंस बैकग्राउंड से होंगे, तो उनके लिए साइंस में भी आसानी होगी। ठीक, तो हमने चर्चा करी 2 प्रकार के अभ्यर्थियों की। एक वे थे जो लगातार तैयारी कर रहे थे, उनको अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज करने की आवश्यकता नहीं थी, और दूसरे प्रकार के वे अभ्यर्थी जो इस बार पहली बार एग्जाम को पढ़ के देने वाले हैं, या फिर पहली बार एग्जाम को ही देने वाले हैं। तो दोनों के हिसाब से हमने स्ट्रेटेजी की चर्चा करी। और हाँ, दोनों अभ्यर्थियों के लिए एक बात आवश्यक है, दोनों प्रकार के अभ्यर्थियों के लिए, कि टेस्ट उनको निरंतर देना है और अपनी तैयारी का अवलोकन करना है। जो टॉपिक कमजोर लगे उस पर ज्यादा फोकस करना है। जो निरंतर तैयारी कर रहे हैं उनको तो सिर्फ अपनी कमजोरी पर फोकस करना है, क्योंकि वहीं पर उनको बार बार मात खाने को मिलती है, क्योंकि काफी सारे एग्जाम्स दे चुके हैं। तो बस उन अभ्यर्थियों के लिए सिर्फ कमजोरियों पर फोकस करना है जो पहले से पढ़ते आ रहे हैं, लगातार एग्जाम दे रहे हैं। और जो नए अभ्यर्थी हैं उनकी चर्चा हमने करी। फिर बारी आती है आपके एग्जाम के द्वितीय चरण की, जो है फिजिकल। इसमें 3 इवेंट होते हैं। आपको 800 मीटर दौड़ाया जाता है, आपसे 13 फीट की लंबी जंप करवाई जाती है, लंबी कूंद जिसे हम कहते हैं, और आपसे 19 फीट गोला फेंकवाया जाता है। ठीक, तो खुशी की बात अभ्यर्थियों के लिए क्या है
कि हर बार 5 गुने अभ्यर्थियों के लिए फिजिकल को बुलाया जाता था, लेकिन इस बार अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ा दी गई है। 5 गुने के स्थान पर अब 7 गुने अभ्यर्थियों के लिए फिजिकल को बुलाया जाएगा। तो दोस्तों 7 गुने का मतलब सिर्फ 7 गुने नहीं होते, हर कैटेगरी में समान मार्क्स पर, समान कट ऑफ मार्क्स पर काफी सारे विद्यार्थी आ जाते हैं। तो यह जो विद्यार्थियों को बुलाने का क्राइटेरिया है 7 से बढ़कर 8 गुना 9 गुना तक हो सकता है। तो ये तो खुशी वाली बात है अभ्यर्थियों के लिए। अब बारी आती है कि इसमें होना क्या है। जो आपका शारीरिक दक्षता वाला एग्जाम है, द्वितीय चरण है, उसमें क्या प्रक्रिया होने वाली है। तो दोस्तों यह भी 100 नंबर का होने वाला है। 100 मार्क्स की आपका पहला चरण, 100 मार्क्स का आपका दूसरा चरण। अंतर क्या होगा दोस्तों, दो प्रकार से पूछते हैं। एक आरक्षक जनरल ड्यूटी की है और एक आरक्षक रेडियो ऑपरेटर रेडियो की है। ठीक, तो आपको ध्यान क्या रखना है कि आरक्षक जीडी के पदों हेतु शारीरिक दक्षता परीक्षण होगा, जिसके अंक अंतिम प्रवीणता सूची के लिए प्रथम चरण के अंकों के साथ जोड़े जाएंगे। और जो आरक्षक रेडियो ऑपरेटर के पद होंगे, उनमें शारीरिक दक्षता परीक्षण के लिए चुना जाएगा 7 गुने के आधार पर, लेकिन जिनके अंक अंतिम प्रवीणता सूची के लिए प्रथम चरण के अंकों के साथ नहीं जोड़े जाएंगे। तो ध्यान रखना है, जो रेडियो वाले आरक्षक हैं उनके लिए जो फिजिकल होना है उसके अंक मेरिट में नहीं जुड़ने हैं, उनके लिए सिर्फ क्वालिफाइंग होगा। और नेचर क्या होगा इसकी चर्चा भी आगे हमें करनी है। लेकिन जो जनरल ड्यूटी आरक्षक हैं उनके फिजिकल के मार्क्स भी अंतिम मेरिट में प्रथम चरण जो आपका लिखित परीक्षा का एग्जाम है उसके साथ जोड़े जाएंगे। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि क्या प्रोसीजर रहने वाली है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, आरक्षक जनरल ड्यूटी के समस्त अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षण में अधिकतम कुल योग के न्यूनतम 30% अंक अनिवार्य रूप से प्राप्त करने होंगे। यदि आप 30% से कम अंक प्राप्त करते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, फिर भले ही आपने 100 में से 100 पहले पेपर में प्राप्त क्यों ना किए हो और कट ऑफ 120 जाए। मान लो कट ऑफ 120 गया, आपने 95 नंबर पहले पेपर में प्राप्त किए जो आपका पहला चरण था लिखित परीक्षण वाला, और आप यहां पर 28 मार्क्स लेके आ पाए। टोटल कितने हो गए आपके 123 मार्क्स, और कट ऑफ 120 गई थी, फिर भी आप बाहर हैं आपके 123 मार्क्स होने के बावजूद। क्यों? क्योंकि आप जो शारीरिक परीक्षण है आपका फिजिकल है उसमें आप न्यूनतम 30% अंक नहीं ला पाए। तो शारीरिक परीक्षण में 100 में से 30 अंक हर विद्यार्थी को लाना आवश्यक होगा, अर्थात न्यूनतम 30% अंक आपको प्राप्त करने ही होंगे। यहां से एक निष्कर्ष यह भी निकलता है कि 100 नंबर का आपका फिजिकल होना है। और अगला बिंदु क्या कहता है, आरक्षक रेडियो ऑपरेटर के लिए अभ्यर्थी को 800 मीटर दौड़ में केवल न्यूनतम 20% अंक लाने होंगे, जिसके अंक अंतिम प्रवीणता सूची के लिए नहीं जोड़े जाएंगे। मतलब अंतिम जो मेरिट बननी है रेडियो वालों के लिए उसमें अंक बिल्कुल भी नहीं जोड़ने हैं, सिर्फ उन्हें क्वालिफाई करना है। और क्वालिफाई क्या करना है, 800 मीटर दौड़ में न्यूनतम 20% अंक प्राप्त करने हैं, अर्थात 40 में से 8 अंक प्राप्त करने हैं, तो वे क्वालिफाई माने जाएंगे। लेकिन जनरल ड्यूटी में आपको न्यूनतम 30% अंक प्राप्त करने हैं ओवरऑल, 100 में से 30%। तो जो दूसरा वाला पॉइंट है रेडियो आरक्षक वाला, इससे हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि आपके 3 इवेंट होने हैं। एक होनी है आपकी दौड़, एक होना है आपकी लंबी कूद, और एक होना है गोला फेंक। तो दौड़ हो गई 40 नंबर की, अब बच्चे आपके 60 नंबर। तो 60 में से 30-30 मार्क्स की आपकी क्या होगी, ऊंची कूद होगी और गोला फेंक होगा। तो इस प्रकार से हम इनको कैटेगराइज कर सकते हैं कि जो आपकी रनिंग होनी है वो 40 नंबर की होनी है। मेरे अनुमान के हिसाब से जो मुझे ये चौथा पॉइंट पढ़ने के बाद समझ में आया, जो गोला फेंक होना है वह 30 नंबर का होना है, और जो आपकी लंबी कूद होनी है वह भी 30 नंबर की होनी है। और इन सभी 100 नंबर में से आपको न्यूनतम 30 नंबर प्राप्त करने होंगे क्वालिफाई करने के लिए। यदि आप इतने नंबर प्राप्त नहीं करते तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आप रेस से बाहर हो गए। तो दोस्तों यह है पूरा एग्जाम का आपका पैटर्न, किस प्रकार से 2 चरणों में आपका एग्जाम होना है, फिजिकल के नंबर कितने जुड़ने हैं और किस हिसाब से आपका फिजिकल होना है। तो इसकी ही चर्चा करने के लिए हमने यह वीडियो बनाया था। उम्मीद है आपको इस वीडियो से काफी सहायता मिलेगी आपके एग्जाम की तैयारी करने के लिए। यदि ऐसा है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, लगातार मेहनत करें और तब तक ना रुकें जब तक कि आपको आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। जय हिंद, वंदे मातरम।